बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डाइपोल मूवमेंट। तो जैसा कि आप जानते हैं किसी मॉलिक्यूल के पोलर होने या नॉन पोलर होने के लिए डाइपोल का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास डाइपोल का कंसेप्ट हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि अगर हमारे पास ऐसे एटम्स हैं जो कि आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं और उनके दरमियान डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो है, जैसा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो है, इसका मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को दोनों हाइड्रोजन इक्वल स्ट्रेंथ के साथ अट्रैक्ट करेंगे, जिससे ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दोनों के दरमियान सेंटर में रहेगा, जिस वजह से ना इसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव या इसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। जबकि जब दो डिफरेंट एटम्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का फ्लोरीन से जब बॉन्ड बना हो तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। जब ये शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है शेयर्ड पेयर उसकी तरफ ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है, टिल्ट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, जिस वजह से जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जिसके पास कम होगी उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज के डेवलप होने को हम कहते हैं ये डाइपोल बन गया है। तो जिस मॉलिक्यूल में डाइपोल हो तो वो पोलर हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है, ये भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। इस तरह यहाँ पे भी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, तो इसको हम बोलेंगे डाइपोल। तो डाइपोल कब डेवलप होता है? जब दो एटम्स डिफरेंट हों, क्योंकि उनकी डिफरेंस उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट होगी। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक हो गया। तो ये हमने पीछे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले टॉपिक में भी पढ़ा था। अगला पॉइंट लिखा हुआ है हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज पोलर, यानी कि दो एटम्स हों और दोनों डिफरेंट हों तो उनमें डाइपोल तो होगा और वो यकीनन पोलर होंगे। यानी कि यहाँ पे HCl है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पार्शियल नेगेटिव इस पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ इसमें पार्शियल नेगेटिव इसमें पार्शियल पॉजिटिव। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो और हेट्रो हो, हेट्रो का मतलब मुख्तलिफ हो, दो एटम हो दोनों मुख्तलिफ हो, उनमें डाइपोल लाजमी बनेगा क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाजमी होगा, तो वो हमेशा पोलर होंगे। ये बात तो तय होगी, यहाँ प्रॉब्लम नहीं हमें आई। अब अगला कंसेप्ट है कि अगर हेटेरोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि दो से ज्यादा एटम्स मौजूद हैं किसी मॉलिक्यूल में, तो उसमें डाइपोल भी एक से ज्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल कहता है मे और मे नॉट बी पोलर, वो पोलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कैसे पता चला हमें? हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है, इसमें डाइपोल्स तो हैं, अगर आप गौर करें तो इसके डाइपोल्स कैसे बनते हैं कि ये हमारे पास इसका डाइपोल इस तरह बनेगा, इसका डाइपोल इस तरह बनेगा, इसमें पार्शियल पॉजिटिव इसमें पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में दो डाइपोल्स बन रहे हैं, यानी कि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इस कार्बन के ऊपर पार्शियल ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो ये हमारे पास जो डाइपोल बना, एक डाइपोल ये बना, तो दो दो डाइपोल्स आ गए हैं। तो इसमें पोलैरिटी ज्यादा होनी चाहिए, जैसे एक डाइपोल हमने कहा था कि पोलर है, ये दो डाइपोल आ गया है तो इसकी पोलैरिटी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये इसकी डाइपोल जो इसकी जो पोलैरिटी है वो जीरो आती है या ये नॉन पोलर शो करता है बिहेवियर। इसके बराबर साथ ये भी ऐसे ही है कि इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव, अगर आप देखें इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इसकी पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इस तरफ और ये इस तरफ पार्शियल नेगेटिव आएगा। मतलब दो डाइपोल ये भी आ गए, एक डाइपोल ये है एक डाइपोल ये है, तो इसके डाइपोल होने की वजह से हम दो डाइपोल है तो इसका मतलब इसकी पोलैरिटी और ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये भी नॉन पोलर आ रहा था, तो इसलिए फिर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करनी पड़ी जिसको हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने नया क्राइटेरिया डिसाइड किया किसी मॉलिक्यूल के पोलर या नॉन पोलर होने का। हमने कहा ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी डाइपोल मूवमेंट होगी वो पोलर होगा और जिसकी डाइपोल मूवमेंट जीरो आएगी वो नॉन पोलर होगा, बेशक उसमें डाइपोल्स हों। कैसे? हमने देखा कि डाइपोल मूवमेंट को पहले डिफाइन करते हैं, वो क्या होती है। उसने कहा कि अगर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में सेपरेट है r डिस्टेंस के साथ, तो हम उसकी डाइपोल मूवमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, यानी कि उस चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो होगा उसका मैग्नीट्यूड लेंगे हम, उसको मल्टीप्लाई करेंगे
डिस्टेंस आर जो उन दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है, तो ये हमारे पास डायपोल मोमेंट आ जाएगी। ये डेफिनेशन आपने लिखनी है पेपर में अगर आए तो। उसके बाद जो डायपोल मोमेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एरो लगाते हैं, दरमियान में टेल पे यहाँ पे इस तरह के निशान लगाते हैं। इसको इस तरह अगर देखें तो आप समझे ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम की तरफ इसकी डायरेक्शन को हम शो करते हैं एक एरो लगा के। यानी कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो आप ऐसे एरो लगा के इसको शो करेंगे। यहाँ पे टेल पे आप इस तरह जो है लाइन लगाएंगे तो क्रॉस लगा देंगे, तो ये क्रॉस शो करेगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ये एक वेक्टर समझना है इसको आपने। तो इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, इस तरह, और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब एक डाइपोल जब है तो एक वेक्टर है, तो इसका मतलब ये पोलर होगा। लेकिन जब हमारे पास डाइपोल एक से ज्यादा आ जाएंगे, यानी कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसा कि ये है, ये है, ये है, ये है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में हम डाइपोल जब एक से ज्यादा आएंगे तो हम समझेंगे एक से ज्यादा वेक्टर्स हैं। तो वेक्टर जब एक से ज्यादा हो तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे हमारे पास अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो जो डाइपोल मोमेंट है म्यू, उसको हम नेट डाइपोल मोमेंट फाइंड करेंगे। और नेट डाइपोल मोमेंट हम कैसे निकालेंगे, तमाम डाइपोल्स का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, जैसा कि आपके सामने। अब इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की डाइपोल मोमेंट जीरो आती है, यानी कि ये नॉन पोलर है। इसकी वजह क्या पता चली हम इस कंसेप्ट के मुताबिक, लेटेस्ट कंसेप्ट डाइपोल मोमेंट के मुताबिक, एक वेक्टर इस तरफ है, एक वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, एक वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है। एक डाइपोल इस तरफ शेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कर रहा है, एक डाइपोल इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। आपको पता है दो वेक्टर्स जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, एक वेक्टर इस तरफ है 5 न्यूटन फोर्स के साथ किसी चीज को खींच रहा है, और एक कुछ बंदा इस तरफ खींच रहा है किसी चीज को 5 न्यूटन फोर्स के साथ, तो नेट इस जो रिंग है या ये बॉल है, इसकी नेट मूवमेंट ना इस तरफ होगी ना इस तरफ होगी, तो नेट इन दोनों का क्या आ जाएगा, जीरो। नेट रिजल्टेंट फोर्स जो इस पे एक्ट हो रही होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो। सेम इसी तरह एक डाइपोल इस तरफ है, एक डाइपोल इस तरफ है, दोनों डाइपोल्स अपनी पोलैरिटी को कैंसिल कर देते हैं, जिससे रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट जीरो आ जाती है। सेम इज द केस विद कार्बन डाइसल्फाइड। इसकी कार्बन डाइसल्फाइड की भी डाइपोल मूवमेंट जीरो इसलिए होती है कि ये दो डाइपोल हैं, दोनों डाइपोल्स एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, जिस वजह से इसकी डाइपोल मूवमेंट भी क्या आ जाती है, जीरो। इसका मतलब है जब कोई स्ट्रक्चर लीनियर होता है, जब कोई स्ट्रक्चर इस केस में लीनियर है और इसके पास कोई लोन पेयर भी नहीं है, तो हमारे पास इसकी डाइपोल मोमेंट क्या आएगी, जीरो। क्योंकि डाइपोल मोमेंट जब एक से ज्यादा डाइपोल हो हम नेट डाइपोल मोमेंट लेंगे, और नेट डाइपोल मोमेंट का मतलब नेट वेक्टर जैसे रिजल्टेंट वेक्टर लेते हैं। तो अगर इनकी डायरेक्शन इस तरह से है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो फिर ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, तो डाइपोल मोमेंट जीरो आएगी। अब इसके यूनिट्स क्या होंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट्स इसके डिवाई होते हैं। ऐसे यूनिट इसके क्या होते हैं, मीटर कूलम, क्योंकि ये हमारे पास फॉर्मूला है चार्ज का कूलम होता है और डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। तो मीटर कूलम, इसको कूलम मीटर नहीं लिखते हम, कूलम मीटर लिखें तो ये सेंटीमीटर के साथ रिजेम्बलेंस रखता है, इसलिए इसको हम मीटर कूलम ही लिखते हैं, ये बात याद रखनी है। अब हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में जब नेट डाइपोल मोमेंट निकालते हैं, इसका तो मैंने बताया कि आपके पास लीनियर स्ट्रक्चर है, तो डाइपोल मोमेंट इसकी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव, एक डाइपोल इस तरफ है, एक डाइपोल उस तरफ है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नेट डाइपोल मोमेंट इसकी क्या आ जाएगी, अभी हमने पढ़ा, जीरो। जबकि वाटर भी ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल है और कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल है। ये आपको पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, कि इसकी डाइपोल मोमेंट क्यों जीरो है और इसकी जीरो क्यों नहीं है। देखिए इसमें वाटर का स्ट्रक्चर लीनियर नहीं होता, ये हम वेस्पर ज्यूरी में पढ़ चुके हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ चुके हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है ये वी शेप्ड होता है या बेंट होता है। इसके डाइपोल्स की डायरेक्शन हम पहले निकालते हैं, ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब इसकी डाइपोल की डायरेक्शन ये होती है इस तरह, एक डाइपोल ये होता है इस तरह, एक डाइपोल इस तरह। तो ये दोनों वेक्टर जब इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो, ऐसे एक्ट कर रहे हो, तो इसका रिजल्टेंट इस तरफ बनेगा, आपकी तरफ बनेगा। यानी कि दो वेक्टर इस तरह एक्ट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट इस तरफ जाएगा, दो इस तरफ कर रहे हैं तो रिजल्टेंट इस तरफ जाएगा। तो यहाँ पे इसके रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में बनेगा। तो इसका पता चला इसमें डाइपोल्स कैंसिल नहीं हो रहे, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, तो इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो ये पोलर होगा और ये क्या होगा, नॉन पोलर होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्राइटोमिक है लेकिन उसकी डाइपोल मोमेंट जीरो आती है और वो नॉन पोलर कहलाता है। जबकि वाटर भी ट्राइटोमिक है लेकिन इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 1.8
1.85 डिबाई आती है और ये हाईली पोलर होता है। इसका मतलब है ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल दोनों ही हैं, लेकिन इसके पता चला इसकी डायपोल मोमेंट जीरो होने की वजह इसके डायपोल्स की अरेंजमेंट लीनियर स्ट्रक्चर होने की वजह से कैंसिल हो जाते हैं, जबकि इसके डायपोल की अरेंजमेंट ऐसी है कि वो कैंसिल नहीं होते, क्योंकि वाटर का स्ट्रक्चर एंगुलर, बेंट या वी शेप्ड होता है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो म्यू है, डायपोल मोमेंट हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल को ले लेते हैं हम ए बी, ए बी कोई मॉलिक्यूल है, उसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होने की बजाय हम कहते हैं फुल पॉजिटिव फुल नेगेटिव चार्ज हो, तो उसका मैक्सिमम आयनिक करैक्टर या उसकी मैक्सिमम डायपोल मोमेंट या मैक्सिमम पोलैरिटी क्या आएगी। तो देखें हम फर्ज कर लेते हैं ए बी मॉलिक्यूल है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 100 पिकोमीटर है। 100 पिकोमीटर को हम लिख सकते हैं 100 × 10⁻12 मीटर, तो क्यू वैल्यू है 1.6 × 10⁻19 कूलम। चार्ज हम ले लेते हैं इसका ये। अब म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो Q इंटू आर, क्यू हमारे पास कितना आ गया 1.6 × 10⁻19 कूलम, आर हमारे पास ये आ गया। इसको सॉल्व करें तो ये 1.6 × 10 इसको अरेंज करें तो ये 10⁻29 मीटर कूलम आ जाएगा। लेकिन ये मीटर कूलम में आंसर है, इसको डिबाई में चेंज करेंगे और रिलेशनशिप हमारे पास क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। 1 डिबाई किसके बराबर होता है 3.336 × 10⁻30 मीटर कूलम्स, ये मीटर कूलम्स के बराबर होता है। जैसे 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होती है, तो हम जूल को कैलोरी में चेंज करते हैं तो 1 कैलोरी ओवर 4.18 करते हैं। सेम यहाँ पे 1 डिवाई इतने मीटर कूलम्स के बराबर है, तो 1 मीटर कूलम किसके बराबर आएगा, इस फैक्टर को नीचे लाकर डिवाइड कर देंगे। अब ये जो 1 मीटर कूलम की वैल्यू आई है, ये सारी इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये 1 मीटर की वैल्यू जो आई है, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, समझ इस वैल्यू से इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, तो आंसर मीटर कूलम की बजाय हमारा किस में आ जाएगा, डिवाई में आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 4.8 डिबाई। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपको पेपर में कि हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल ए बी की आप डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करें, तो फिर आप ये करेंगे। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डायपोल मोमेंट को डिफाइन करें, फिर आप डिफाइन करेंगे, फिर आप बताएंगे जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं उनकी डायपोल मोमेंट हमेशा जीरो होगी, और जो हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो हमेशा पोलर होंगे। लेकिन हेट्रोन्यूक्लियर पॉलीटोमिक मॉलिक्यूल मे और मे नॉट बी पोलर, वो पोलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। उसके लिए क्या जरूरी है, अगर डाइपोल्स इस तरह से अरेंज है कि वो कैंसिल हो रहे होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो डायपोल मोमेंट जीरो आएगी, वो नॉन पोलर होगा, ये भी जीरो होगी। जबकि अगर डाइपोल्स इस तरह से अरेंज है जिसमें वो कैंसिल नहीं हो रहे, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, जिस वजह से उसकी डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आएगी और वो मॉलिक्यूल पोलर होगा। हम इसकी मजीद इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं वो डिस्कस करेंगे कि इसके ज्योमेट्री या शेप का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं, और इससे परसेंटेज आयनिक करैक्टर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायपोल मोमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो एप्लीकेशन है कि ये बॉन्ड एंगल या ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है कि एक मॉलिक्यूल लीनियर होगा या बेंट या एंगुलर होगा। इसकी मिसाल आपके सामने मैंने लिखी है, वाटर को दो अरेंजमेंट्स में मैंने लिखा है। अगर वाटर की एक अरेंजमेंट मैंने लिखी है लीनियर और एक अरेंजमेंट लिखी है एंगुलर। अब हम पहले देखते हैं, अगर हम इसकी लीनियर अरेंजमेंट को देखते हैं तो इसके डाइपोल्स की डायरेक्शन ये बनेगी, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। इसके जो दो डाइपोल्स बनेंगे उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट बनती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक डाइपोल, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो दोनों डाइपोल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसकी डाइपोल मूवमेंट रिजल्टेंट जीरो आ गई और ये लीनियर अरेंजमेंट है। अगर वाटर का अरेंजमेंट ऐसे ही हो जैसे मैंने बनाया है, तो इसकी डायपोल मूवमेंट जीरो आनी चाहिए और इसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं डायपोल मोमेंट की, तो वो डायपोल मोमेंट की वैल्यू आती है 1.85 डिवाई, और ये बहुत ज्यादा वैल्यू है डायपोल मोमेंट की। इसका मतलब है वाटर का स्ट्रक्चर अगर ऐसा हो तो उसकी डायपोल मोमेंट जीरो आनी चाहिए थी, लेकिन डायपोल मोमेंट का इतनी ज्यादा वैल्यू आने का मतलब वाटर की अरेंजमेंट ऐसे नहीं है, बल्कि इस तरह से अरेंज है इसके बॉन्ड्स कि इसके डाइपोल्स आपस में कैंसिल नहीं होते। और वो इसी सूरत में है कि इसके डाइपोल जो है अगर इस डायरेक्शन में हो तो ये इसका जो रिजल्टेंट डाइपोल बनेगा, ये आप देख सकते हैं, ये इस तरफ बनेगा। तो इससे पता चला कि वाटर की जो अरेंजमेंट है वो एंगुलर है, लीनियर नहीं है। अगर लीनियर होती तो डायपोल मोमेंट जीरो आती। इसका मतलब वाटर की डायपोल मोमेंट के आने से हमें यह पता चला कि इसका स्ट्रक्चर एंगुलर है, लीनियर नहीं है। सेम इस कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर हमने दोनों बनाया है, मैंने आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो है वो एंगुलर भी बनाया है और लीनियर भी बनाया है। अगर वाटर कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर एंगुलर होता
तो इसकी डायपोल मूवमेंट भी कुछ ना कुछ आती जैसे वाटर की आई थी, और इसको हम कहते थे ये भी एंगुलर है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की जब हमने डायपोल मूवमेंट कैलकुलेट की तो वो डायपोल मूवमेंट जीरो आई। तो जीरो कब आ सकती है? जब डायपोल इस तरह से रेंज हो कि एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर सके, कैंसिल कर सके। तो इस केस में डायपोल जो है वो इस तरह बनेंगे, और इस तरह ये कैंसिल नहीं होते, इसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इस तरफ बनेगा। तो इसके मुताबिक इसको पोलर होना चाहिए, इसकी डायपोल मोमेंट आनी चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में डायपोल मोमेंट जीरो आने का मतलब इसके डायपोल्स इस तरह से रेंज है कि ये कैंसिल हो जाएं, और वो कौन सी अरेंजमेंट बनती है? लीनियर। एंगुलर होता तो पोलर होना चाहिए था, लीनियर है तो डायपोल मोमेंट जीरो आनी चाहिए। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ने इस स्ट्रक्चर को जो है वो सपोर्ट किया कि कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर ज्योमेट्री रखेगा तो उसकी डायपोल मोमेंट जीरो होगी, अदरवाइज जीरो नहीं होगी। सेम इज द केस विद सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर में देखें SO2 का स्ट्रक्चर अगर आप लीनियर होता तो इसकी डायपोल मोमेंट जीरो आनी चाहिए थी, लेकिन इसकी डायपोल मोमेंट देखें कितनी ज्यादा आ रही है, 1.61 डिबाई। तो 1.61 डिबाई आने का मतलब इसका स्ट्रक्चर एंगुलर है, तभी तो ये इसकी डायपोल मोमेंट आ रही है। अगर इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता तो डायपोल्स एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते, कैंसिल, तो इसकी डायपोल मोमेंट जीरो आनी चाहिए थी। लेकिन डायपोल मोमेंट की वैल्यू ये आने का मतलब इसके डायपोल्स कैंसिल नहीं होते, इनकी डायरेक्शन ये बनती है नेट। तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर भी एंगुलर होगा, लीनियर नहीं होगा। इसका स्ट्रक्चर एंगुलर होगा, लीनियर नहीं होगा। ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। सेम इस तरह अगर हम H2S की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर भी अगर लीनियर हो तो इसकी डायपोल मोमेंट जीरो आनी चाहिए थी, लेकिन इसका स्ट्रक्चर इससे पता चला एंगुलर है कि उसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू आ रही है 0.95। इससे पता चला डायपोल मोमेंट की वैल्यू से हमें अंदाजा हो गया कि इसके डायपोल जो हैं वो कैंसिल नहीं हो रहे। कैंसिल क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये बनती है और इसकी नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ बनेगी। तो ये कैंसिल नहीं होते क्योंकि इसका अरेंजमेंट एंगुलर है, लीनियर नहीं है। अगर लीनियर होता तो डायपोल कैंसिल हो जाते, तो डायपोल मोमेंट जीरो आनी चाहिए थी। लेकिन डायपोल मोमेंट की वैल्यू का आना इस बात का सबूत है कि इसमें स्ट्रक्चर जो है लीनियर नहीं होगा, बल्कि वाटर की तरह जो और SO2 की तरह ये एंगुलर होगा। और ये बात भी याद रख लें, जिन जिन स्ट्रक्चर में एंगुलर आ रहा है उसकी वजह उसमें पाए जाने वाले लोन पेयर भी होते हैं, ये हम फास्फोर थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे लोन पेयर एग्जिस्ट करते हैं। इसका डायपोल मोमेंट जीरो होने की वजह, लीनियर होने की वजह, साथ साथ लोन पेयर का ना होना भी है। तो ये कार्बन डाइसल्फाइड भी सेम इसी तरह क्या होगी, इसकी डायपोल मोमेंट जीरो। और ये बुक में एक वैल्यू लिखी हुई है, कार्बन मोनोऑक्साइड की डायपोल मोमेंट कितनी आती है, 0.12, क्योंकि ये हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव, और इसकी डायपोल की ये डायरेक्शन होगी। जब एक डायपोल होगा तो यकीनन वो पोलर होगा। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिकली पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल है। याद रखें सिमेट्रिकल पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल जो है उनकी डायपोल मूवमेंट भी जीरो होगी। कैसे? ये BF3 है, देखिए इसका एक डायपोल इस तरफ बनेगा, एक डायपोल ऊपर की तरफ, एक डायपोल इस तरफ। तो तीनों बोरोन के जो डायपोल्स हैं इस तरह बनेंगे, इस तरह आप देख सकते हैं, एक इस तरफ खींचेगा, एक इस तरफ खींचेगा, एक इस तरफ। तो नेट जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएगी, तो इसकी डायपोल मोमेंट भी क्या आएगी, जीरो। कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच है, ये भी टेट्राहेड्रल रेंज में सिमेट्रिकली अटैच होते हैं। तो इनमें भी जो डायपोल्स होंगे वो सारे के सारे, यानी कि फर्ज करें इस तरफ ये डायपोल एक बनेगा, एक डायपोल इस तरफ, एक डायपोल इस तरफ, एक डायपोल इस तरफ, जो कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है। तो ये चारों डायपोल्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, तो इसकी रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट भी जीरो होगी। सल्फर ट्राइऑक्साइड में एक डायपोल इस तरफ बनेगा, एक डायपोल इस तरफ, एक डायपोल इस तरफ। सल्फर की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा, इस तरफ इस तरफ इस तरफ। तो इसको मैंने बताया था क्रॉस नीचे लगा देते हैं हम, ये मैं तो ये इसके भी नेट जो डायपोल मोमेंट है BF3 की तरह इसकी भी क्या होगी, जीरो। सेम इस तरह, लेकिन यहाँ पे देखिए ये मिथाइल क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल मैंने लिखा है, इसमें 3 तो हाइड्रोजन है लेकिन एक क्लोरीन है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है, इसका डायपोल इस तरफ बनेगा, एक डायपोल इस तरफ, एक डायपोल इस तरफ, एक डायपोल इस तरफ। तो इसमें चूंकि क्लोरीन के आने की वजह से ये अनसिमेट्रिकल हो गया, इसलिए इसकी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं आएगी और ये मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर और नॉन पोलर, या विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डायपोल मोमेंट जीरो। तो नीचे ऑप्शन में वो कोई भी इनमें से मॉलिक्यूल उसके अप्रोप्रिएट बना के दे सकता है कि इसमें कौन सा पोलर है कौन सा नहीं। तो आपने इसको याद रखना है। अब हम दूसरी इसकी एप्लीकेशन करते हैं कि इसकी मदद से हम परसेंटेज आयनिक करैक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब इसकी मदद से हम परसेंटेज आयनिक करैक्टर का एक फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। परसेंटेज आयनिक करैक्टर का मतलब एक कोवेलेंट बॉन्ड है, जैसे HF एक कोवेलेंट बॉन्ड है,
इसमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसमें आप पोलैरिटी आ गई है। पोलैरिटी मतलब आयनिक करैक्टर आ गया है। वो कितना आया है किसी कोवलेंट बॉन्ड में, उसको इस फॉर्मूले की मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, म्यू ऑब्जर्व्ड। क्या मतलब, म्यू जो है ऑब्जर्व का मतलब जो एक्सपेरिमेंट से डायपोल मोमेंट आएगी, जैसे जो एचएफ की हमने एक्सपेरिमेंट से डायपोल मोमेंट कैलकुलेट की तो वो कितनी आई 1.90 डिबाई, ये यहां लिख देंगे हम। म्यू आयनिक, म्यू आयनिक का मतलब है कि अगर एचएफ के दरमियान जो बॉन्ड है उसको हम 100% आयनिक बॉन्ड तस्वर करें, यानी फुल पॉजिटिव फुल नेगेटिव बॉन्ड तस्वर करें, फिर उसमें आयनिक करैक्टर कितना है वो हम फाइंड करेंगे। तो हम म्यू आयनिक का मतलब एचएफ का बॉन्ड या कोई भी कोवलेंट बॉन्ड 100% आयनिक बॉन्ड तस्वर करें जो कि कैलकुलेटेड है, थ्योरेटिकल है, उस वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे और ऊपर हम लिखेंगे जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट आएगी, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज आयनिक करैक्टर आ जाएगा। देखिए म्यू ऑब्जर्व क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड डायपोल मोमेंट। म्यू आयनिक क्या है, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 100% आयनिक बॉन्ड, यानी कि सपोज करना है ऐसा होता नहीं है। अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल इससे बात समझ आएगी। एचएफ की ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट कितनी है 1.90 डिवाइड परसेंटेज आयनिक करैक्टर फाइंड करना है, और जो क्वेश्चन में गिवन है आर 0.917 इंटू 10 मीटर, यानी कि एच और एफ के जो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो ये दिया हुआ है। क्यों हमने सपोज करना है खुद से कि 100% जब आयनिक बॉन्ड होगा तो चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव या नेगेटिव का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1.6 इंटू 10 कूलम्स। अब हमने म्यू आयनिक कैलकुलेट करनी है। म्यू आयनिक कैलकुलेट करने का तरीका क्या क्या है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, ये चार्ज की वैल्यू आ गई और ये डिस्टेंस की वैल्यू आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ये आंसर आ गया। ये आंसर किस में आया है, मीटर कूलम में, इसको डिवाइड में लेके जाना है तो 1 डिवाइड इसके बराबर होता है 1 मीटर कूलम इसके बराबर, ये कैलकुलेशन आपको करवा चुका हूँ। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो म्यू आयनिक हमारे पास आ जाएगी 4.8 डिवाइड। ये म्यू आयनिक आई है, ये हमेशा ज्यादा होगी और मैक्सिमम हो सकती है, और ये म्यू ऑब्जर्व्ड है। इन दोनों को आप देखें डिवाइड करेंगे परसेंटेज आयनिक करैक्टर म्यू ऑब्जर्व्ड ओवर म्यू आयनिक मल्टीप्लाइड बाय 100 तो 43.2% आयनिक करैक्टर आ गया है। यानी कि जो एचएफ मॉलिक्यूल है जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं इसमें 43.2% आयनिक करैक्टर है, तो बाकी फिर जो होगा जो वो क्या होगा, बाकी जो 56.8 होगा वो क्या होगा, ये कोवलेंट करैक्टर। इसका मतलब एचएफ कोवलेंट बॉन्ड जरूर है लेकिन इसमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो पोलैरिटी आई है, आयनिक करैक्टर आया है, वो कितना है 43.2%। तो कैसे करना है, सिंपली म्यू ऑब्जर्व क्वेश्चन में गिवन होगी, म्यू आयनिक आपने कैलकुलेट करनी है, कैसे, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, ये भी वैल्यूज गिवन होगी, चार्ज की वैल्यू हो सकता है ना गिवन हो लेकिन डिस्टेंस गिवन होगा, ये चार्ज की वैल्यू आपने याद करनी है, इसको पुट करके आपने म्यू आयनिक निकालनी है, उसको मीटर डिवाइड में कन्वर्ट कर देना है, उसके बाद दोनों वैल्यूज को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे आप परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करते थे जो है फर्स्ट चैप्टर में, जो हमारे पास एक्चुअल यील्ड आती थी, थ्योरेटिकल यील्ड आप कैलकुलेट करते थे बैलेंस क्वेश्चन से, यहाँ थ्योरेटिकल यील्ड की जगह क्या आ गया, आयनिक म्यू आयनिक, जो कि कैलकुलेट करेंगे आप इस फॉर्मूले से, तो इसको डिवाइड करके आंसर आ जाएगा जो परसेंटेज आयनिक करैक्टर। तो बेटा ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डायपोल मोमेंट कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन तीनों के लिहाज से ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।